अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन है और सिंपलेस्ट जो मेथड है इसको ड्राइव करने के उसकी तरफ हम मूव करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ। तो इसी डेरिवेशन में हम लोग बेसिकली सबसे पहले इसको हम स्टडी करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। एक ऐसी वेव इक्वेशन है जो किसी भी क्वांटम पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है। हम जानते हैं जो क्वांटाइज पार्टिकल हैं, क्वांटम पार्टिकल हैं उनकी जो पार्टिकल नेचर है उसको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, यानी हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते जो पार्टिकल नेचर है। हाँ, उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारे पास हैं काफ़ी ज़्यादा है कि जो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल्स हैं उनकी उसकी पार्टिकल नेचर होती है, लेकिन उसकी जो हमारे पास वेव नेचर है वो हमारे पास अपेयरेंस है। जैसे हम आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यंग्स रिपल्सिव एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने लाइट जो है, फोटॉन्स जो हैं जो लाइट में होते हैं उनकी हमने इंटरफेरेंस डिस्कस की। तो वो जो इंटरफेरेंस बेसिकली है वो वेव बिहेवियर है, तो वो विजुलाइज हो रहा है, हमारे सामने नज़र आ रही है। इसलिए हम लोग फिर ज़्यादातर जो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल हैं जिनकी वेव लेंथ हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, तो तो इसकी वेवलेंथ को हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, इसलिए फिर हम वेव के बारे में ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं। हालांकि उस पार्टिकल के बहुत बिहेवियर होते हैं यहाँ, इसलिए फिर हमने जो हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन है उसे हम वेव इक्वेशन कहते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन है जो कि बेसिकली वेव नेचर को, जो पार्टिकल का वेव बिहेवियर है, वेव नेचर है, उसको डिस्कस करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। तो उस हम इक्वेशन का नाम रख देते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो बेसिकली श्रोडिंगर ने देती। जैसे हमने कहा था कि ये बेसिकली जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अच्छा, अब हम दोबारा इसको प्रूफ करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो वो जो पार्टिकल हमारे पास क्वांटम पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम फर्ज करते हैं हमारे पास हाफ एम वी स्केयर है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हम फर्ज कर लेते हैं यू है। जब हम बात कर रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो इसका मतलब है कि हम जो पार्टिकल ले रहे हैं वो किसी फील्ड फोर्स के अंदर है। मीन टू से उस पार्टिकल के ऊपर कोई फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है। जब उसके ऊपर कोई फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है तो उसकी जारी बात है काइनेटिक एनर्जी में भी वेरिएशन आ सकती है और पोटेंशियल एनर्जी में भी वेरिएशन आ सकती है। तो इसलिए इसके ऊपर इफेक्टिव फील्ड कोई इफेक्ट कर रही है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। लाइक ये फिलहाल तो हमने ये मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है, इसका मतलब है तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है और बाकी अदर फील्ड्स ऑफ फोर्स भी हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप पार्टिकल फ्री नहीं है। पहले हमने सपोज किया था मोमेंटम ऑपरेटर में और एनर्जी ऑपरेटर में इसके प्रूफ के लिए कि हमारे पास पार्टिकल फ्री है, इसका मतलब है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो बाउंड स्टेट के अंदर है। मीन टू से वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो किसी इफेक्टिव फोर्स के अंडर है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में अराउंड द एट न्यूक्लियस, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो फील्ड फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं बेसिकली। तो वो इसका मतलब है उसकी स्पीड जो है किसी ऑर्बिट में, उसकी जो एनर्जी है, सब चीज़ें वो डिपेंड कर रही हैं उस फोर्स के ऊपर, वो बाउंड फोर्स के ऊपर। तो यहाँ भी हमने वही सपोज किया हुआ कि हमारे पार्टिकल जो है वो किसी फोर्स के अंडर है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फर्ज कर लेते हैं वो कैपिटल यू है। तो जो टोटल एनर्जी होगी उस पार्टिकल की हम कह लेते हैं वो ई के बराबर है, और ई इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल से मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास, देखें इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वैल्यू लिखी हुई है हाफ एम वी स्केयर, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी लिखा जा सकता है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना हो, तो उसको ड्राइव करना हो, या इसकी इक्वेशन यानी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको फाइंड करना हो, तो हम जानते हैं मोमेंटम जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी है। तो अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास मोमेंटम स्केयर इज इक्वल टू यानी पी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर आ जाता है। तो अगर गौर किया जाए हमारे पास, देखें यहाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्केयर है, तो हमें सिर्फ देखें एक एम चाहिए और एक वी स्केयर चाहिए, और यहाँ हमारे पास देखें हमारे पास एम स्केयर और वी स्केयर है। अगर मजीद देखें इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास यहाँ हाफ भी है, तो हाफ लाने के लिए हमने 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी है। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ एक एम वी स्केयर चाहिए हमें सिर्फ, तो 1 एम हम यहाँ से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है पी स्केयर बाई 2m, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ जो हाफ एम वी स्केयर लिखा हुआ है वहाँ हम पी स्केयर बाई 2m पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखें इक्वेशन भी बन जाती है ई इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m प्लस यू।
तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ जाती है। ये हमने क्यों किया? इसलिए कि हमारे पास जो उसका मैस है क्वांटम पार्टिकल का और वेलोसिटी है उसके बारे में एग्जैक्टली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका मोमेंटम ऑपरेटर है जिसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एयोटा एच कट डेल के साथ। तो उसकी वो इजीली फिर उसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमने सारी इक्वेशन को उसी में कन्वर्ट कर दिया, मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। यहाँ से हम देखें तो हम अगर पी स्केयर बाई 2m को इस साइड पे रहने दें और यू को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाए तो हमारे पास आंसर आता है ई माइनस यू इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m। और यहाँ से हम पी स्केयर की वैल्यू निकालना चाहें तो पी स्केयर इज इक्वल टू 2m को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे आके। फिर हम पी की वैल्यू निकालना चाहें तो हम देख रहे हैं कि हम इसको अंडर रूट लें दोनों तरफ, बहुत साइड पे अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन है वो यहाँ से स्केयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास स्केयर रूट आ जाएगा। अब ये मोमेंटम की जो वैल्यू में हासिल हुई है इसको हम पुट कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर। जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमने वो पार्टिकल लिया है या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो इक्वेशन है जो कि वेव बिहेवियर को डिस्कस करती है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वेवलेंथ है किसी पार्टिकल की जो डी ब्रॉगली बताता है वो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होती है। तो एच जो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, पी की वैल्यू हमने उस पार्टिकल की फाइंड कर ली है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास देखें पी की वैल्यू इसमें यहाँ पुट की जाए तो हमारे पास एच ओवर इनटू ब्रैकेट 2m इंटू ई रे माइनस यू ब्रैकेट क्लोज होल वैल्यू अंडर रूट हम इसकी वैल्यू लेते हैं। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हम जानते हैं ये इक्वेशन हमारे पास इस एच की वैल्यू को हम बाद में यूज़ करेंगे नेक्स्ट हमारे पास इस ड्राइव फॉर्म के अंदर। फिर हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो और अगर वो पार्टिकल वेव बिहेवियर शो करता है तो हमारे पास कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी हम 3 डिमेंशनल 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्पेस भी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस एक सिस्टम के अंदर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की हुई है पहले से। वो इक्वेशन में पहले से मौजूद है हमारे पास कि देखिए इसे हम कह सकते हैं डेल स्केयर साई। तो डेल स्केयर साई बेसिकली इज इक्वल टू 1/v स्केयर कर्ली स्केयर साई ओवर कर्ली टी स्केयर। ये ड्राइव्ड इक्वेशन है और अगर इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें देखें ये v जो है वेलोसिटी है और फाई जो है वो फंक्शन है, वेव फंक्शन जो उस पार्टिकल का है, जो उस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन बताता है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डबल डेरिवेटिव यहाँ लिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस बेसिकली डबल डेरिवेटिव यहाँ लिया हुआ है उस वेव फंक्शन का। इसमें देखें मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं कि इसमें साई जो है वो कॉमन है, यानी उसके बाद उसको कॉमन इसको सेपरेट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो सिमिलरली हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा ये, तो राइट साइड एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। तो हम देखते हैं कि ये पूरी वैल्यू जो है डेल स्केयर के बराबर है। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन की बजाय आप डायरेक्टली डेल स्केयर साई की फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि डेल स्केयर साई इज इक्वल टू 1/v स्केयर कर्ली स्केयर साई और कर्ली टी स्केयर। जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इक्वेशन होती है, जो आपने पहले भी अगर पढ़ी होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वेव फॉर्म को हम डिस्कस करें तो हमारे पास v इज इक्वल एफ लैम्डा है। ये बेसिकली वही कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को मजीद हमने मॉडिफाइड फॉर्म किया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो इस इक्वेशन में देखें जरा गौर किया जाए तो कर्ली स्केयर साई और कर्ली टी स्केयर लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू जानते हैं, अगर हम कर्ली यानी डबल डेरिवेटिव वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर हम इसकी वैल्यू जानते हो तो हम डेल स्केयर साई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर पहले हमें चाहिए इसकी वैल्यू कर्ली स्केयर साई और कर्ली टी स्केयर। तो उसके लिए हम जानते हैं हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसका हम डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो हम सपोज करते हैं जो हमारे पास वेव फंक्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास वो वेव फंक्शन इज इक्वल टू साई नॉट। पहले हम देखें, इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस किया, इसको हमने ए से डिनोट किया था, यहाँ हमने इसको साई नॉट से डिनोट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का क्या मतलब जो है वो एम्पलीट्यूड है। और साथ हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो बस माइनस एटा ओमेगा टी के साथ है। और साथ हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हमारे पास में ई एक्स भी था, क्योंकि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिस्कस करना है तो वो फंक्शन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, हमारे पास सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट हम जो है वेव फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमसे इस वेव फंक्शन जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स। तो पहले देखिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इसका जो फैक्टर है माइनस एटा ओमेगा, जो स्टार्ट में मल्टीप्लाई होता है और फंक्शन एज इट इज़ रिपीट हो जाता है हमारे पास। जब हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर हमारे पास देखें माइनस एटा ओमेगा जो है अगेन हमारे पास मल्टीप्लाई होता है और ये देखिए मल्टीप्लाई होता है और फंक्शन एज इट इज़ हमारे पास वापस आ जाता है।
पहले जो फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ वापस आया है उसकी जगह हमारे पास देखें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखें साइन नॉट और ई रेज पावर माइनस ओमेगा टी हमारे पास एज इट इज़ फंक्शन वापस आया है। एयोटा से एयोटा मल्टीप्लाई है तो एयोटा स्केयर होता है, और एयोटा स्केयर जो है बेसिकली -1 के बराबर है, और ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई के पहले +1 आंसर आता है, फिर एयोटा से एयोटा मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्केयर है, और जिसकी वजह से -1 आंसर आया यहाँ, और ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होता है तो ओमेगा स्केयर आता है। बाकी फंक्शन देखें साइन नॉट जो है और ई रेज्ड बार माइनस ओमेगा टी एज इट इज़ वापस आ जाता है, और ये पूरा का पूरा वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन रिपीट हुआ है इसको हम साई से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारे पास अगेन फंक्शन आया जिसको कहते हैं आइगन फंक्शन, जो कि ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद दोबारा वापस आ जाए तो उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है ये साई है, दिस इज बेसिकली आइगन फंक्शन। मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेव इक्वेशन, इस वेव इक्वेशन इसमें हमारे पास कर्ली स्केयर साई और कर्ली टी स्केयर की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, उसको हमने ड्राइव कर लिया है और उसको अब हम पुट करेंगे यहाँ। तो देखें कर्ली स्केयर साई और कर्ली टी स्केयर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्केयर साई आई है, जब हम पुट करेंगे देखें माइनस यहाँ आ गया और ओमेगा स्केयर साई यहाँ लिख दिया है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वी जो है वो स्पीड ऑफ वेव है। हम जानते हैं वी जो स्पीड ऑफ वेव है एफ लैम्डा के बराबर होती है, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 पाई एफ के बराबर होती है। इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, कटिंग होने के बाद हमारे पास आंसर आता है -4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास देखें डबल डेरिवेटिव इक्वेशन कहते हैं इसको, और सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं सॉरी इसको, और दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे पास ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर जरा गौर किया जाए तो लैम्डा स्केयर लिखा हुआ है, क्योंकि ये वेव इक्वेशन है और इन मॉडिफाइड फॉर्म है अगेन, और इसमें देखिए हमारे पास लैम्डा स्केयर है, और ये लैम्डा स्केयर जो हमने पहले लैम्डा फाइंड किया था, याद होगा आप लोगों को, इस लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, इसलिए हमने पहले इसको लैम्डा की वैल्यू को फाइंड किया था। तो लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं, हमने पहले से फाइंड की हुई है, इसको इस इक्वेशन में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो लैम्डा स्केयर के साथ है देखें तो अंडर रूट यहाँ 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो एच स्केयर आ जाएगा। देखिए एच स्केयर है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो नीचे रह जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा विद स्केयर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल स्केयर साई एज इट इज़ प्लस 4 पाई स्केयर एज इट इज़, और ये जो डेल लैम्डा स्केयर है इसमें देखिए यहाँ पास पहले एच स्केयर है तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर था पहले लैम्डा का वो यहाँ बन जाएगा न्यूमिनेटर, और जो अंडर रूट है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करें तो देखा हमारे पास डेल स्केयर साई, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 और साथ पाई स्केयर और m और डिवाइडेड बाय हमारे पास x स्केयर आ जाएगा, e माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो हमारे पास आ गई है इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें अगर हम ये जो साई है ये वेव फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू हमें पता हो तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, और पुट करने के बाद इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो बिहेवियर्स हैं वेव बिहेवियर्स हैं पार्टिकल के वो इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो अगर गौर किया जाए देखें इसमें हमारे पास डिफरेंशियल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशियल है, प्लस हमारे पास में एनर्जी है, प्लस में हमारे पास उसकी टोटल एनर्जी है, प्लस में इसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये कंप्लीट बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है हमारे पास वेव बिहेवियर के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको मजीद हम एच कट की फॉर्म में अगर इसको चेंज करें तो इसकी अनदर फॉर्म भी लिखी जा सकती है। ज़रा गौर किया जाए तो ये देखें, अगर ये जो 8 है 8 पाई स्केयर है और यहाँ लिखा हुआ है एच स्केयर, तो हम जानते हैं एच कट जो होता है वो h/2 पाई होता है। तो ये अगर इसको 8 पाई में से हमारे पास अगर हम 4 पाई स्केयर इसके नीचे डिवाइड कर दें जाके, तो फिर हम इसको अगेन इस एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर लिखें, और उसको मजीद हम लिखें h/2 पाई होल स्केयर। तो फिर h/2 पाई जो है वो बेसिकली एच कट हो जाएगा, तो एच कट स्केयर के बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको किया हुआ सॉल्व कि एच कट जो है वो h/2 पाई होता है हमारे पास। तो इसमें देखें अगर मैं इसका स्केल लूँगा एच कट का इस इक्वेशन के अंदर, तो एच स्केयर और 4 पाई स्केयर आ जाएगा, और यही एच स्केयर और 4 पाई स्केयर इस इक्वेशन में प्रीवियस इक्वेशन फॉर्म बनती है। जरा गौर किया जाए तो ये 8 पाई स्केयर को हम लिख सकते हैं 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई 2, तो ओनली 2 ऊपर रहने दें, 2m बन जाएगा, और जो 4 पाई स्केयर है वो नीचे एच कट की एच स्केयर से डिवाइड होता है। ये जो एच स्केयर बाय 4 पाई स्केयर आ जाएगा, इसको फिर हम लिख सकते हैं एच कट स्केयर फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 2m वैसे एज इट इज़ है और नीचे एच कट स्केयर लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये तो हमने हमारे पास 3 डायमेंशनल बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो अगर हमने इसको सिंगल डायमेंशन में डिस्कस करना हो, जैसे हमने पहले मोमेंटम ऑपरेटर में डिस्कस किया था कि हमारे पास पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ हम अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो डेल स्केयर है ये कर्ली स्केयर और कर्ली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर और कर्ली वाई स्केयर प्लस कर्ली स्केयर और कर्ली जेड स्केयर के बराबर होता है। तो अगर हम सिंगल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो कर्ली स्केयर और कर्ली एक्स स्केयर के बराबर होगा। तो फिर कर्ली हम यूज़ नहीं करते जब हमारे पास 1 डायमेंशन हो, तो फिर हम इसमें डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो हमारे पास डी स्केयर और डी एक्स स्केयर इंटू साई आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ हमारे पास 8 पाई स्केयर एम और एच कट स्केयर, ये एच कट नहीं है एच स्केयर है, यहाँ मिस्टेक है, एच स्केयर इंटू ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। और जब हम जानते हैं कि इसको हम एच कट स्केयर की फॉर्म में लिखें, ये एच स्केयर है तो इसको एच कट स्केयर की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास सिर्फ इसमें चेंज आएगा सिंगल डायरेक्शन के लिए। तो डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 2m ओवर एच कट स्केयर इंटू ई माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है इन 1 डायमेंशन। अब हम एक मखसूस स्पेसिफिक केस को डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास जो पार्टिकल है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो रही। तो अगर उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो उसकी पोजीशन में मखसूस चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली वो जीरो है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली उस पर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कॉन्स्टेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास पहले प्रीवियस इक्वेशन थी, इसमें देखें u की वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू जीरो पुट करें हमारे पास, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाती है डेल स्केयर साई प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई साई इज इक्वल टू 0। और इसको फिर हम एच कट स्केयर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसको 1 डायमेंशन की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आपके सामने नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फाइंड करनी हो, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्म बनाई थी श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी। तो अगर उसकी वही फॉर्म मुझे ड्राइव करनी हो और उसको हासिल करना हो, तो उसके लिए फिर हम देखें हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन हमने यूज़ की थी, जो हमारे पास डेल स्केयर साई प्लस 2m ओवर एच कट स्केयर इनटू ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0 थी। उसमें हमारे पास 2m ओवर एच कट स्केयर दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इस ई जो 2m ओवर एच कट स्केयर और साई दोनों से ई से मल्टीप्लाई कर दिया और यू से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इसकी बोथ साइड पे हमारे पास एच कट स्केयर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दें, तमाम वैल्यूज़ को एच कट स्केयर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दें। इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि देखें एच कट स्केयर बाई 2m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली एच कट स्केयर बाई 2m यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास इसके साथ एच कट स्केयर बाई 2m आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें एच कट स्केयर बाई 2m इसके साथ आ गया है, इसके साथ भी कैंसिल हो गया है, इसके साथ भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद देखें ई साई जो है इसको उठा के इधर ले आएँ, इस राइट साइड पे लेके जाएं, तो ये माइनस यू जो है और ये वाली पूरी वैल्यू है, इसको रीअरेंज करें तो इसमें हमारे पास देखें साई जो है वो कॉमन आता है, तो एच कट स्केयर बाई 2m डेल स्केयर माइनस यू साई इज इक्वल टू माइनस ई साई आ जाता है। अब इसको रीअरेंज किया जाए तो देखें माइनस जो है अगर इसको इस साइड पे लेकर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इसको रीअरेंज किया जा सकता है यू माइनस एच कट स्केयर बाई 2m डेल स्केयर इनटू साई इज इक्वल टू ई साई। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने पहले पढ़ी हुई, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हम जानते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एच कट स्केयर बाई 2m डेल स्केयर के बराबर होती है, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर होती है। तो इसको इसकी जगह फिर हम एच यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास साई है वेव फंक्शन और इक्वल टू ई वेव फंक्शन साई। तो दिस इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो जिसको हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले गए हैं, उसको हम इसको भी ड्राइव कर लिया हमने सिंपल मैथमेटिकल बेसिकली रूल अप्लाई करके। तो दैट्स इट, ये दिस वाज द ऑल डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एनी क्वेश्चन? Any question? नो सर। गुड, समझ आ गई सारी, इसका मतलब है। Any question from other students? बताइए शाबाश। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं उसको मीटिंग को स्टॉप करने लगा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने लगा। सर ये पेज नंबर
जी जी मुझे इक्वेशन बताएं ताकि मैं उसी पेज पे चला जाऊं, तो आपको फिर वहां से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पेज नंबर 162 है, 163 है, और सिमिलरली 161 होगा और 160 होगा। यहाँ से इसका स्टार्ट है, देखते जाएं और बताएं मुझे कहाँ से समझ नहीं आई। बताएं बताएं शाहबाज। किसी और को क्वेश्चन हो, यानी उस वक्त वो पेज नंबर देख रहे हैं तो उसके उस वक्त इसके अलावा किसी और क्वेश्चन हो। सिंपल के स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करते जाएं और हमारे पास जो डेरिवेशन है वो हम उसको आसान कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं मिला आपको? किस पेज से है? चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से, तो मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग को सर मेरा क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इक्वेशन नंबर 6 है पेज नंबर 161 पे, तो ठीक उसमें है। जब आप h की वैल्यू पुट डाउन करते हैं तो वो जो h है वो 2 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? किस में? पेज नंबर 161 में क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 6 में आप वैल्यू पुट करते हैं h की, h कट आई थिंक जी 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 BC। एच कट जो है बेसिकली हम फॉर्म बनती है यहाँ, और वो हम पुट करते हैं। तो उसके लिए ऐसे है, मैंने आपसे कहा था कि 8 पाई स्केयर एम है ये। तो अगर इसको हम 8 पाई स्केयर को अगर हम मतलब इसको सेपरेट करें, तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई 2, तो वो भी 8 पाई स्केयर होता है। तो इस 8 पाई स्केयर की जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई 2। तो अब वो जो 4 पाई स्केयर है उसको आपने यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर से जाके वो डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको फिर 2m एज सर इट वो इज बात ऊपर समझ रहेगा। आ गई है, लेकिन सर हम 4 ही क्यों लेंगे? 4 ही क्यों लेंगे? इसलिए कि यहाँ हमारे जी पास एच स्केयर है, तो 2 का स्केयर 4 होता है। देखिए 2 का स्केयर लेंगे तो 4 पाई स्केयर आएगा इसमें, ठीक इसलिए है। 4 लिया जा रहा है, ताकि हमें हमारे पास एच कट स्केयर की फॉर्म में आए ना यहाँ, क्योंकि एच स्केयर है। यहाँ हमारे पास देखें एच स्केयर निकालें तो ये अगर 2 पाई को उठा के मैं इधर ले आऊँ तो ये 4 पाई स्केयर एच कट स्केयर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो वो 4 पाई स्केयर एच कट स्केयर उठा के यहाँ एच स्केयर की जगह पुट करें तो 4 पाई स्केयर से 8 पाई स्केयर 2 टाइम्स आ जाएगा एम, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एच कट स्केयर।
तो डिफरेंट हमारे पास Okay. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करने के लिए। एनी अदर? और कोई क्वेश्चन? शमीर आपका कोई क्वेश्चन हो, राशिद आपका हो? नो सर। बाकी नो सर। चलिए गुड। So the वेटिंग। equation 13. इक्वेशन नंबर 13. 30. 13 ठीक है, पूछे इसमें। तो जी जरा समझा दें। इसमें बेटा ऐसे है कि हमने बेसिकली यहाँ स्पेशल केस डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास से जो पार्टिकल है वो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं है तो फिर वो पार्टिकल Yes, sir. फ्री पार्टिकल होगा। तो ये हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, हमने इनिशियली जब इसको प्रूव कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये वो पार्टिकल की वेव इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बाउंड स्टेट के अंदर है, बेसिकली किसी फील्ड फोर्स के अंदर है। तो अब हम स्पेशल केस लेते हैं कि फर्ज करें कोई फील्ड अप्लाई नहीं हो रही उसके ऊपर। जब कोई फील्ड अप्लाई Yes, sir. नहीं हो रही तो उसकी जो पोजीशन है उसमें तब्दीली नहीं आएगी। जब पोजीशन में तब्दीली आती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर। अब वो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कांस्टेंट स्पीड है उस ऑर्बिट के अंदर अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। अब अगर हम एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है कि अगर हम उस एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस में लेकर आते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं उसके ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन को आउटर साइड से एनर्जी मिलेगी ना, तो वो जंप कर जाएगा हायर शेल के अंदर, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। जब पोजीशन को चेंज करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और जब तक वो कोई फील्ड फोर्स यानी बाहर से हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तब तक वो मखसूस ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन नहीं होगी। विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। इसलिए फिर हम कहते हैं कि बेसिकली उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको ओनली यू से यहाँ डिनोट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हम इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में u की वैल्यू जब जीरो पुट कर दे तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ E। और उसी इक्वेशन को फिर हमने लिखा हुआ है, देखिए सिंपल फॉर्म के अंदर h कट स्केल की फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास ये 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर है और ये हमारे पास सिर्फ 1 डायमेंशन के अंदर है। Yes, sir. समझ आई कुछ? Yes, sir. हाँ, ये 3 डायमेंशनल थी और इसको फिर हमने 1 डायमेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये किसके लिए है? दिस इक्वेशन इज यूज, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज यूज फॉर पार्टिकल विच इज फ्री पार्टिकल ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं कि लाइक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट इन द फिक्स, हैविंग फिक्स एनर्जी, फिक्स स्पीड, फिक्स काइनेटिक एनर्जी, फिक्स स्पीड एंड फिक्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। किसी और को क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. चने शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं अब इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर माइंड में आया तो फिर वैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।